जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी मेडिकल ट्रॉमा सर्वाइवर्स जो होते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए, तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर मुझे ही मिलेंगे। क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से थी जहाँ पे मैंने बहुत ही करीब से देखा था, क्योंकि मेडिकल ट्रॉमा सर्वाइवर्स वो होते हैं या तो जिनको डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, डायलिसिस हो रहे होते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के सर्वाइवर्स होते हैं। तो क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा हुआ था अपनी माँ को, अपनी नानी को, तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए तो बहुत आसान होगा। लेकिन ज्यों-ज्यों मेरी इंटर्नशिप आगे बढ़ती चली गई, मुझे इस बात का अंदाज़ा होता रहा कि हर गुज़रते दिन के साथ मुझे इस बात की समझ आने लगी कि मेरी वालिदा किस ट्रॉमा से गुज़र रही थीं, और वो हर दफ़ा की जो एक काउंसलिंग का नया सेशन होता था, वो पेशेंट्स के साथ-साथ जो है ना वो मुझे भी अंदर से तोड़ के रख देता था। मेरा नाम है अर्जुमंद रज़ा, मैं हूँ साइकोथेरेपिस्ट, देसी थेरेपिस्ट, और आज मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो बंदा किसी भी मेडिकल ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है, स्पेशली आज जो मैं बात करना चाहती हूँ, वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि ये मंथ अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मंथ माना जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, वो उनके ऊपर क्या गुज़रती है, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, कैंसर की सर्जरी के बाद उनकी बॉडी वैसी नहीं रहती, जो उनकी आइडेंटिटी थी एज़ अ वुमन, एज़ अ औरत, जो वो समझती थी अपने आप को, वैसा नहीं रहता। तो चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं, उनके स्किन में आते हैं, उनके बिहेवियर्स में आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं वो ऑलरेडी इस फेज़ में होते हैं कि वो अबव 50s होते हैं, अबव 40s होते हैं। तो जब वो अबव 40s होते हैं और फिर हार्मोनल चेंजेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, और कैंसर की जब थेरेपी शुरू होती है तो उनको ऑलरेडी एक और नया ट्रीटमेंट उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो हार्मोन थेरेपीज़ होती हैं। तो एक तरफ से वो हार्मोन निकल रहा है और जा रहा है उनकी एज की वजह से, मेनोपॉज की वजह से, या बहुत सारे रीजंस की वजह से, उनकी सर्जरीज़ की वजह से, उनकी मेडिसिन्स की वजह से, उनकी कीमो की वजह से, और दूसरी तरफ उनको हार्मोन्स के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और ताकि वो हार्मोन्स उनके जनों में बैलेंस रहें। और उस स्ट्रगल में जो इमोशनल चेंजेस उनके अंदर हो रहे होते हैं, जो ट्रॉमास जो उनके अंदर हो रहे होते हैं, जो उनके अंदर फीलिंग्स आ रही होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। हमें ये लगता है कि जिसकी सर्जरी हो गई, या जिसकी कीमो हो गई, या जिसकी मेडिसिन्स हो गई, देन दैट पर्सन लुक्स फाइन फॉर अस। लेकिन असल में जब हम उनके साथ बैठ के बात करते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि वो तो दिखने में बिल्कुल सही हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। क्यों अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं? क्योंकि उनके अंदर अब वैसा कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले उन्होंने अपनी बॉडी को फ़ाइट और फ्लाइट की मोड में डाला, उन्होंने सर्वाइवल मोड में डाला, और फिर सर्वाइवल मोड में डालने के बाद जब उससे निकाल लिया उन्होंने, अब इनके अंदर थोड़ी-सी होप पैदा हुई कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और जिस टाइम पे इनके अंदर होप पैदा हुई उन ख़वातीन के अंदर, तभी कीमो ने अपना काम करना शुरू किया, और जैसे ही कीमो ने अपना काम करना शुरू किया, उनके बाल, उनकी आईब्रोज़, उनका सब कुछ ख़त्म होना शुरू हुआ। जब मैं डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, तो उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थीं जो वहाँ पे मौजूद थीं। कीमो के फ़ौरन बाद जो है ना वो अपनी लिपस्टिक लगाती थीं सबसे पहले, जो है ना, और वो जो है ना वो मेकअप करना शुरू करती थीं। और जब मैं उनसे पूछती थी तो वो कहती थी कि हमें ये बेहतर तो लग रहा है कि हम अपने आप के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, दूसरे कपड़े हमने ख़रीद लिए, जो हमारी बॉडी को अब जो है ना वो ज़्यादा ना पता चले लोगों को कि किस सर्जरी से हम गुज़र चुके हैं, क्या हो चुका है। हमने विग्स ख़रीद ली हैं, हमने मेकअप का सारा सामान ख़रीद लिया है, लेकिन वी फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। एम्प्टीनेस की कंप्लेन करना क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे साथ रह रहे होते हैं, जो भी रह रहे होते हैं साथ में, वो आपको फिजिकली सपोर्ट तो दे सकते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आज तुम्हारी कीमत है तो चलो आज तुम रेस्ट करो, या आज ये है या ये है, सर्जरी हुई है तो तुम ऐसे रेस्ट करो। वो फिजिकली सपोर्ट तो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद एक और बिहेवियर जो सामने आता है वो ये आता है कि हर बंदा जो इस तरीके से गुजर रहा होता है, वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये जो हमें कैंसर हुआ या जो भी कुछ हुआ हमारे साथ, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रगल्स, जो हमने स्ट्रगल्स की अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिटल रिलेशनशिप में, या अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि हम मुस्तकिल ही अपने आप से और अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेम्बर से लड़ रहे थे, तो अब आके हम इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि हम जो है वो हर एक से लड़ रहे हैं।
तो बताने का मकसद ये कि जब हम सीख रहे थे कि बायरेट्स टेस्ट किस तरीके से हमें रीड करना है, मैमोग्राम किस तरीके से रीड करना है, सारी चीज़ें उनको कैसे सपोर्ट करनी है, किस तरीके से उनको लेकर आना है ज़िंदगी की तरफ वापस, तो हमें एक चीज़ और नज़र आई और वो एक चीज़ क्या थी, वो थी एनजाइटी उनके अंदर। एक ऐसी एनजाइटी जिसमें एक ऐसी परेशानी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बाद मेरी फैमिलीज़ का होगा क्या होगा, या मेरा अपना क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल था जो हर एक ने पूछा। तो बहुत सारी एंजाइटी की थेरेपीज़ जो है ना वो हम कराते थे, काउंसलिंग करते थे, सीबीटी होती थी, ईएमडीआर होता था, ईएफटी होता था, इमोशनल फ्रीडम थेरेपीज़ होती थी, शावर मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाते थे, हम बहुत सारी थेरेपी सिखा रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो और बहुत ज़्यादा काम की थी, जो आज शायद आप ये लेके चलें और हो सकता है जब आप ये शेयर करें किसी ऐसे को कि हो सकता है उसकी भी मदद हो सके। तो उन्होंने जो हमारे जो टीचर थे मरहूम, अब तो वो ज़िंदा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि एक बोल में वो आइस वाटर जो होता था ना, वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी जो ना वो मंगवाते थे और कहते थे कि अपने हाथों को, जो भी सर्वाइवर्स होती थी ख़वातीन को कहते थे कि अपने हाथों को इस बर्फ़ वाले पानी में डालो। और जैसे ही वो बर्फ़ वाले पानी में डालते थे, तो थोड़ी देर बाद जो है ना वो कहते थे कि तुम अपने आप से जो है ना बताना शुरू करो कि 3 ऐसी ब्लेसिंग्स कौन सी हैं जिसकी वजह से जो है ना तुम आज भी शुक्रगुजार हो अपने रब के लिए कि जो ना उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, दोबारा ज़िंदगी अता की। तो वो अपनी 3 ब्लेसिंग्स बताती थी ख़वातीन और ऑटोमेटिकली इसके बाद जो है ना वो कहती थी कि हम बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, हमारे ऐसा लग रहा है जैसे हमें दोबारा से ज़िंदगी मिल गई, ऐसा लग रहा है कि जो एम्प्टीनेस थी ना, जो लोनलीनेस थी हमारे अंदर, वो ख़त्म हो गई। बताने का मकसद क्या है कि उस वक्त तो हमें इतनी समझ नहीं थी कि इसका रीज़न क्या, हमें समझते थे कि जी ये सिर्फ एक जो है ना वो साइकोथेरेपी की एक ट्रिक है और साइकोथेरेपी का एक फ़ेज़ है जो हो सकता है काम का हो, और हमें खुद इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था इस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद अभी पिछले दिनों एक रिसर्च जो है ना वो शाया हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अपने हाथों को ठंडे पानी में या बर्फ़ के पानी में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स ऐसे वो फायर करता है जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, आपके इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, ख़ास तौर पे आपकी एंजाइटी को रेगुलेट करते हैं। सो आई होप कि किसी ना किसी के काम आएगी, और डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट।